नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विषय हिंदी की, जिनकी 9वीं इकाई है निर्भय बनो। आज हम इस गद्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो जानते हैं कि यह जो गद्य है उनका साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। उपन्यास का एक अंश यानी उपन्यास अंश, और जिनको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। तो सबसे पहले हम लेखक का थोड़ा परिचय देखेंगे और उनके बाद इस गद्य की समझूती प्राप्त करेंगे। जानते हैं लेखक का परिचय। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में यानी वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी से हुई है। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था, जिस वजह से उन्हें कारावास भी जाना पड़ा यानी जेल भी जाना पड़ा। तो कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए थे। यानी जब उन्होंने पहला उपन्यास मेला आंचल लिखा, जिनकी वजह से वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए, और उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। तो अब उनका अधिक परिचय देखें तो रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। यानी उनकी रचनाओं में, उनकी साहित्यिक कृतियों में हम देखें तो उनके जीवन का अनुभव भी हमें नजर आता है। तो जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। तो उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग अधिक ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी भी है और नयापन भी है। तो अब हम उनकी साहित्य कृतियों की बात करें, उनके साहित्य सर्जन के बारे में जानकारी देखें तो उनकी कई साहित्य कृतियों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं, तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तो भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु ने कई साहित्य का सर्जन किया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो अब बात करते हैं उनके प्रस्तुत गद्य के शीर्षक की, जिनका नाम है निर्भय बनो। तो इस गद्य में निर्भयता के पाठ को समझाया गया है, जिस वजह से इस गद्य का शीर्षक निर्भय बनो उचित है। तो अब हम उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देखें तो यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। यानी उनकी मूल कृति कौन सी है? कितने चौराहे, जो उनका एक उपन्यास है, उनका एक अंश 7वें प्रकरण से यानी कि कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से इस पाठ को लिया गया है, जिनका नाम है निर्भय बनो। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इसका वर्णन इस चित्र में किया गया है। यानी कि हम कहें तो इस गद्य में उनका वर्णन किया गया है। मनमोहन नाम का एक पात्र है जो थोड़ा डरपोक है। तो उन्हें निर्भयता का पाठ किस तरह से समझाया गया है और साथ साथ सामाजिक या तो मानवीय मूल्यों के प्रति उनका मन किस तरह से झुक जाता है, इस बात को इस गद्य में समझाया गया है। साथ साथ निर्भयता के गुण को समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस गद्य के आधारित हम निर्भयता के पाठ को समझेंगे या तो निर्भयता के गुण को समझेंगे। निर्भयता बहुत ही बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश में भी सभी पात्र नवयुवक हैं और उनमें निर्भयता के गुण दिखाई देते हैं, और जो लोग डरते हैं उन्हें भी वे लोग निडर बनाने का प्रयत्न करते हैं, जिस बात को हमें इस गद्य में समझना है। उनसे पहले हम एक बात करें तो जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी क्षण क्यों ना हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए।
क्योंकि जीवन में कोई ना कोई मुसीबतें तो आती ही रहती है, परंतु हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। इस तरह से हम निडर होकर कोई भी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। उसी गुण को हमें, यानी निडरता के गुण को ही यहाँ पर हमें समझना है। तो पाठ की समझूती से पहले हम एक बात करते हैं कि जिस तरह आप अपनी पाठशाला में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपके कई सारे मित्र होंगे, आपकी एक अलग ही टीम होगी। उस पूरी टीम में सभी मित्रों के साथ मिलकर आप लोग भी मस्ती मजाक करते होंगे, बच्चों के साथ कुछ अच्छे कार्य करते होंगे। उसी प्रकार आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पर भी आपके कई सारे मित्र होंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर आप लोग मस्ती मजाक करने के अलावा कई ऐसे अच्छे कार्य भी करते होंगे। तो उसी तरह इस गद्य में भी प्रियोदा की एक टीम है। प्रियोदा उनका मुखिया है, यानी लीडर के रूप में है। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर क्या करता है, एक आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता है, यानी मुट्ठी पर अनाज प्राप्त करने के लिए जाता है। तो उनके साथ साथ वे अन्य सेवा का कार्य भी करता है और खुद भी करता है और अपने पूरे टीम के जितने मित्र हैं उन लोगों के साथ मिलकर भी करता है। तो इस तरह वे पूरा दल, यानी पूरी टीम किस तरह से मिलकर सामाजिक कार्य करते हैं और एक दूसरे को निर्भयता के पाठ सिखाते हैं, उनका वर्णन इस गद्य में बताया गया है, जिनकी समझूती हमें प्राप्त करनी है। तो अब हम इस गद्य की समझूती की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में आप देखेंगे एक नाम है प्रियोदा, जिनका नाम है प्रियव्रत राय, जिन्हें सभी बच्चे प्रियोदा के नाम से जानते हैं। वह लड़का बहुत ही सेवाभावी लड़का है और अपने मोहल्ले में और स्कूल के सभी गुरुजन और अपने मित्रों के साथ वह आत्मीय व्यवहार करता है और इसी गुण के कारण वे अपने मित्रों का तो प्रिय ही है, परंतु साथ साथ अपने गुरुजन का भी वह प्रिय विद्यार्थी है और साथ साथ अपने मोहल्ले में जहाँ पर रहता है उनके आसपास के सभी लोगों का वह प्रिय लड़का है, क्योंकि वे सभी लोगों की मदद करता रहता है और सेवाभावी लड़का है, सभी लोगों के साथ आत्मीय व्यवहार करता है। इस वजह से वे सभी लोगों का प्रिय बन गया है। तो जिन्हें सभी लोग प्रियोदा कहकर पुकारते हैं। अब हम आगे उनका परिचय देखते हैं। तो प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे यानी उस मोहल्ले में, उस विस्तार में उसको प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि वे सभी लोगों की हमेशा मदद करता रहता है, इसलिए सभी लोग उन्हें जानते हैं। तो हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए वे मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया का अर्थ क्या होगा? मुट्ठी भर अनाज। वे क्या करता है, हर रविवार सुबह वे सभी लोगों के घर जाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी भर अनाज को प्राप्त करता है। मुट्ठी भर सभी लोगों के घर से अनाज को लेता है और सन्यासी आश्रम में जो गरीब या तो असहाय लोग हैं उन्हें वे अनाज दे देता है। इस तरह से वह सेवा का कार्य करता है। हम एक मार्क्स के विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि वह कौन से आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता है? सन्यासी आश्रम के लिए। और कभी कभी वे अकेला चला जाता है तो कभी कभी अपने साथियों के साथ जाता है। स्कूल का कोई भी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ जाए तो प्रियोदा अपनी टीम के साथ उसके घर पर पहुंच जाते हैं। जब तक रोगी भला चंगा यानी बिल्कुल स्वस्थ न हो जाए, उसकी टीम के सभी बच्चे उनकी सेवा में जुटे रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं। इस तरह से वह कभी कभी अकेला लोगों की मदद के लिए पहुंच जाता है तो कभी कभी अपने पूरे टीम के सभी बच्चों को, अपने सभी मित्रों को अपने साथ इस सेवा के कार्य में ले जाता है। तो आगे यहाँ हम देखते हैं उनके मित्र के नाम भी दिए गए हैं। पूरे गद्य में प्रियोदा की टीम के कई सभ्य हैं जो उनके मित्र हैं, उनके नाम यहाँ पर आते हैं, जो हमें कभी कभी 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाता है कि प्रियोदा की टीम के सभी सदस्यों के नाम बताइए या तो प्रियोदा के मित्रों के नाम लिखिए। तो रोबी और कालू प्रियोदा के बहुत ही अच्छे मित्र हैं।
और उनकी टीम के सभ्य भी हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा की टीम में शामिल कर लिया है। मनमोहन नाम का एक लड़का है जो इन दोनों का मित्र है। और रोबी और कालू उन्हें बताते हैं कि हमारी टीम तो बहुत अच्छी है, हम सब मिलकर बहुत अच्छे कार्य करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो भी हमारी टीम में आ जा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मनमोहन भी उनकी टीम में शामिल होने के लिए उनके पास आता है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। परमान जो है वह एक नदी का नाम है। जहाँ पर यह प्रियोदा की टीम के सभ्य रहते थे, उस जगह पर एक छोटी नदी है जिनका नाम है परमान नदी। और उनके बालूचर यानी नदी के किनारे जो रेत फैली रहती है, वहाँ पर सभी बच्चे क्या करते हैं, शनिवार की शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद जमा हो जाते हैं और वहाँ पर खेल कूदने के अलावा, गाने बजाने के अलावा वे लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, जिनमें प्रियोदा भी दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। वे बच्चे क्या करते हैं, शनिवार के दिन छुट्टी होने के बाद परमान नदी के उस रेत यानी बालूचर पर मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जिस तरह आप भी छुट्टी के दिनों में अपने मित्रों के साथ अपने आसपास के मोहल्ले में खेलते हैं ना, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे अच्छे कार्य भी करते हैं, उसी तरह ये सभी मित्र शनिवार की छुट्टी के बाद वे क्या करते हैं, परमान नदी के बालूचर पर इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर की खबर एक दूसरे को सुनाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ गाने बजाते हैं, गाने गाते हैं और दुनिया भर की खबरों की बातचीत करते हैं। जिसमें प्रियोदा क्या करता है, तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर दुनिया भर की खबरें लाकर अपने मित्रों को सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने के लिए कौन जाएगा। प्रियोदा है वह अपने सभी मित्रों के साथ टीम में चर्चा करता है कि रविवार के दिन कौन से विस्तार में कौन लोग मुठिया वसूलने जाएगा, कौन रोगी की मदद करने के लिए जाएगा। इस तरह के वे आयोजन बनाते हैं। उसी वक्त उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था कि प्रियोदा, यह मोना मनमोहन है, खूब तेज लड़का है और क्लब का मेंबर बनना चाहता है। कालू है वह मनमोहन का परिचय देते हुए प्रियोदा से कहता है कि प्रियोदा, यह मेरा मित्र मोना यानी मनमोहन है, बहुत ही तेज लड़का है और हमारी टीम का सभ्य बनना चाहता है, हमारे साथ वे भी कई सारे कार्य करना चाहता है। उनकी बात सुनकर प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देख लिया। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना, क्योंकि कोई नया सदस्य टीम में आता है तो उनको पहचानना तो जरूरी है कि वह उस टीम के लायक है या नहीं, उस टीम के साथ मिलकर, सभी लोगों के साथ मिलकर अच्छा कार्य करेगा या नहीं। उसी तरह प्रियोदा है वो बहुत ही समझदार लड़का है, इसीलिए सबसे पहले तो वह मोना को यानी मनमोहन को सिर से पैर तक देख लेता है, यानी भली भांति उसे समझ लेता है। फिर उन्हें प्रश्न पूछ बैठा है कि मोना, ठीक है चलो बताओ, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार मानते हैं, क्या तुम उनका नाम जानते हो? उनका उत्तर देते हुए मनमोहन ने कहा, हाँ, महात्मा गांधी। तो उनका उत्तर सुनकर वे थोड़ा खुश हुआ और वे कहता है, प्रियोदा कहता है, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तब प्रियोदा ने ऐसा दूसरा सवाल किया तो उनका उत्तर मनमोहन पहले नहीं दे पाता है, वो बिल्कुल चुप रहा। फिर बोला, वकील, मैं वकील बनना चाहता हूँ। तब उसी टीम के सभी बच्चे हंसने लगे। फिर परंतु प्रियोदा तो गंभीर ही रहे, क्योंकि वो बहुत ही समझदार लड़का था। अपनी टीम में एक एक सदस्य को वे बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए आने वाला जो यह नया मित्र था मोना, जिनका नाम मनमोहन था और लोग उन्हें मोना के नाम से पहचानते थे, तो वे उनकी भी परीक्षा करता है और कहता है कि वह सही मायने में लड़का मेरे टीम के लायक है या नहीं। इसलिए वे पहला प्रश्न उन्हें पूछता है कि भारत के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान मानते हैं, तो उनका उत्तर उन्हें अच्छा प्राप्त हुआ, सही प्राप्त हुआ, महात्मा गांधी। तो वे मोना को दूसरा प्रश्न पूछता है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो मोना ने कहा, वकील।
सभी लोग हंसने लगे, परंतु प्रियोदा तो गंभीर ही रहे। आगे बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो उनका उत्तर मोना देता है कि सीख लेंगे। तब उन्हें शाबाशी देते हुए वे कहता है, शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? हैजा एक बहुत ही भयंकर रोग है जिनमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इस तरह से वे कहता है कि क्या हैजा की बीमारी लोग हैं उनकी सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही वह डरने लगता था। इस तरह प्रियोदा समझ गया कि वह इस बीमारी से कांपता है, इसलिए वह उन्हें तीसरा प्रश्न पूछता है, गाना जानते हो? यहाँ पर बच्चों याद रखिए, प्रियोदा उन्हें पहला प्रश्न कौन सा पूछता है, दूसरा कौन सा पूछता है, तीसरा कौन सा पूछता है, हमें परीक्षा में 1 मार्क्स के विकल्प में भी पूछा जा सकता है। तो जब उसने उत्तर नहीं दिया कि हैजा की बीमारी के लोगों की सेवा कर सकता है, तब उनकी बात मन मन में ही समझकर प्रियोदा ने उन्हें पूछा कि क्या तुम गाना जानते हो? तो वे उत्तर देता है कि जी। फिर प्रियोदा उन्हें पूछता है, तैरना जानते हो? तो उनका उत्तर देते हुए वे कहता है कि जी नहीं। तो प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। सूरज नाम का जो लड़का है उनका सही नाम सूर्य नारायण है, पर उनके सभी मित्र उन्हें सूरज या तो सूरज पहलवान कहकर पुकारते हैं। उन्हें 3 तरह से पुकारते हैं, कभी उन्हें सूर्य नारायण कहकर पुकारते हैं, कभी उन्हें सूरज कहकर पुकारते हैं, तो कभी उन्हें सूरज पहलवान कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि वह बहुत ही मजबूत लड़का था, पहलवान लड़का था। इसलिए जब प्रियोदा ने सुना कि मोना तैरना नहीं जानता, तो वे अपनी टीम के एक सदस्य सूर्य नारायण को कहता है कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता है। तो उनका उत्तर देते हुए सूरज ने कहा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खूब तैरने लगेगा, खुद तैरने लग जाएगा। यह विधान कौन बोलता है? सूर्य नारायण। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह विधान कौन बोल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह विधान सूर्य नारायण बोल रहा है। प्रियोदा का उत्तर देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर उसे मैं पानी में फेंक दूंगा, खुद ब खुद तैरने लग जाएगा। उनका उत्तर सुनकर उनके सभी मित्र हंसने लगे। तो यहाँ पर सूर्य नारायण का परिचय दिया गया है कि वह कैसा लड़का है। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, उन्हें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन शरीर उसका बहुत ही मजबूत है। हर रोज 100 दंड बैठक करता है। कितनी दंड बैठक करता है? विकल्प में पूछा जाए तो 100 दंड बैठक करता है। पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु वह शरीर से बहुत ही मजबूत था। हर रोज 100 दंड बैठक करता था। उसके साथी उसे सूरज पहलवान कहकर पुकारते थे। दल के सदस्यों को तैरना सिखाने की उन्हीं की जिम्मेदारी थी, यानी दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम था। यहाँ हम कहे तो उनका कौन सा काम था? दल के सभी सदस्यों को तैरना सिखाना उनका काम था। तो उस दिन सभी सदस्यों ने जाना कि मोना तैरना नहीं जानता, तो सूर्य नारायण ने कहा, मैं उन्हें सिखा दूंगा। फिर सभी बच्चे क्या करते हैं? उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन तो पहले शर्माया कि जी नहीं, मैं इस तरह कैसे इन लोगों के सामने गा सकता हूँ, परंतु जब प्रियोदा ने बहुत ही आग्रह किया तो उसने अपना गला साफ करके खखाकर कहा, कौन गीत गाए वह? उसने शुरू कर दिया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस तरह वे गाने लग जाता है। सभी बच्चों ने उनका गीत सुना। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत ही मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। प्रभात फेरी के समय में वे हम सभी के साथ वह प्रभात फेरी का गीत गाएगा। तो यहाँ पर सब बच्चों ने उनसे गीत सुना, वे सभी खुश हो गए। आगे संध्या होने लगी, यानी सूर्य अस्त होने लगा। सभी बच्चे उस बालूचर से विदा होने के साथ अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में एक दूसरे की मस्ती करते रहते थे। गाना गाते गाते वे सभी लोग अपने घर की ओर लौटने लगे। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया था। बालूचर पर लालिमा उतर आई थी, यानी सूर्य की किरणें चारों ओर फैल गई थी। परमान की धारा यानी परमान नदी की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई, मानो सूरज भी इन सभी बच्चों से विदा ले रहा हो।
इस तरह उनकी किरणें चारों ओर फैल गईं। पखेरु यानी पक्षी अपना समूह बांधकर, दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे, यानी अपने घर की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर अपने घर की ओर लौटने लगे। पुल के पास आकर उन्होंने सुना तो एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, यानी मुग्ध होकर, तल्लीन होकर एक गीत गा रहा था। उनके शब्द कुछ इस तरह थे, भोला गरीब का दिन पैया हरब, भोला गरीब का दिन। तब सभी बच्चों ने उनका गाना सुना। उस जगह का इस तरह का एक गाना था। सभी बच्चे जब अपने घर की ओर लौट रहे थे, रास्ते में किसी गाड़ीवान को तन्मय होकर, मुग्ध यानी तल्लीन होकर इस गाने को गाते हुए सुना। तो सूरज यानी सूर्य नारायण का जो लड़का था वह भी उसके सुर में सुर मिलाकर गाने लगता है, एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पीबेट का लोटा ले लक छिन। इस तरह वह दूसरा गाना है, वह उसके सुर में सुर मिलाकर गाने लग जाता है। तब सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु उन टीम में से एक बच्चा था कृत्यानंजा, जो प्रियोदा का मित्र है, उस टीम का सदस्य है। वह कहता है कि यह तो विद्यापति की लाचारी है, यानी कि विद्यापति एक साहित्यकार है, उनकी मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। विद्यापति जी मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि है और उनकी लाचारी यानी एक लोकगीत है। वह कहता है कि यह तो एक कवि की लाचारी है, यानी उनका एक लोकगीत है। तब सभी बच्चे ने सुना तो वे कहते हैं लाचारी। तो किसी ने तब उनका उत्तर देते हुए कृत्यानंजा ने कहा हाँ लाचारी। फिर वे टट्ठा है और क्या करते हैं, अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। बालूचर के उस पार किसी ने फायर कर दिया। उसी वक्त बच्चों ने रास्ते में सुना तो किसी ने एक पक्षी को घायल कर दिया। किसी ने फायर किया और उसकी गोली से एक पक्षी घायल हालत में जमीन पर गिर गया और वे छटपटाने लगा। एक पखेरु यानी एक पक्षी बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा था जो था उनके साथ दूसरा पक्षी था, वह विकल होकर बहुत देर तक रोने लगा। विकल यानी व्याकुल, दुखी होकर बहुत देर तक रोने लगा। उसने देखा कि उनका जो जोड़ा है वह घायल हालत में नीचे गिर गया, तो वे उन्हें दुखी देखकर वे भी रोने लगा। मट मेले अंधकार, मट मेला यानी पूरी तरह रात भी नहीं हुई थी और संध्या भी नहीं थी, यानी शाम भी नहीं थी। जो सूर्य अस्त होने के बाद जिस तरह से अंधकार छाने लगता है उसे हम मट मेले अंधकार कहते हैं। मट मेले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देन यानी उनके पंख को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, मिल गया। क्योंकि उसके मालिक ने शिकार किया था। जिस पक्षी पर गोली चलाई थी उनका निशाना सही हुआ था। उस पक्षी की पंख यानी उनकी पांखें थी वह घायल हो चुकी थी। तो वह नौकर देखने के लिए आ पहुंचा कि वह पक्षी की पांखें घायल हुई या नहीं, अपने मालिक का शिकार हुआ कि नहीं, यानी उनका निशाना सही लगा कि नहीं। और आकर उसने देखा तो उनके मालिक का निशाना सही लगा था। इसलिए उस पंछी के पांखों को उठाकर वे कहता है कि मिल गया हुजूर, आपका निशाना मिल गया। तब उनकी बात सुनकर इब्राहिम जो प्रियोदा के दल का सदस्य था, उनका मित्र था, वे बोल उठा, साहब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। अर्दली यानी हम कहे तो अफसर का जो नौकर होता है उन्हें अर्दली कहा जाता है। वो खचड़ा यानी मूर्ख। वे इस पंछी को घायल हालत में जब जमीन पर गिरते हुए देखता है वह बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि यह सब डिप्टी साहब का नौकर है, भारी खचड़ा आदमी है। उनका उत्तर सुनकर प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हल्ट यानी चुप हो जा, रुक जा। क्योंकि उनकी टीम का रूल्स था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलेगा। जब इब्राहिम ने साला शब्द का प्रयोग किया तो प्रियोदा गुस्से हो गए। उसने तुरंत ही उसे बीच में से रोक लिया। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, अनुभव हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी भी किस्म का, किसी भी प्रकार का कोई अपशब्द नहीं बोलेगा या तो अपने मुंह से गाली नहीं निकालेगा। इस तरह प्रियोदा ने अपनी टीम के रूल्स बनाए थे। सभी बच्चों ने मिलकर इस तरह के रूल्स बनाए थे कि कोई भी किसी भी तरह की गाली नहीं बोलेगा, कोई भी किसी भी तरह का अपशब्द नहीं बोलेगा। तो इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर अपने सभी मित्रों से और अपने प्रिय नायक प्रियोदा और उनके सदस्यों से माफ़ी मांगी। परंतु बीच में वे बोलते बोलते फिर बोल गया कि बात यह है कि साले ने, फिर से उनके मुख से अपशब्द निकल गया। तब
सभी लोग हंसने लगे क्योंकि उनसे दूसरी बार गलती हुई। तब प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यानी ऐसा नहीं कहते कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, टीम से निकाल देंगे, परंतु वे कहते हैं कि तुम्हारी 10 गलतियां होने के बाद हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यानी तुम्हारी 8 गलतियां हो चुकी है, अब 10 होने के बाद हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तब इब्राहिम ने उनका उत्तर सुनकर कहा कि लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी आपत्ति है। तब उनका उत्तर सुनकर प्रियोदा उन्हें कहते हैं, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा बहुत ही अच्छा लड़का है, वे नहीं चाहता कि उनके मित्र का नाम खराब हो, वे गालियाँ बोले, अपशब्द बोले, इसलिए वे कहता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ही मुंह खराब होगा, तुम्हारा ही लोगों की नज़र में मान कम हो जाएगा। यदि तुम ऐसे अपशब्द बोलोगे तो लोगों की नज़रों में तुम ही गिर जाओगे, उन लोगों को क्या है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु उनका उत्तर देते हुए वे कहता है, इब्राहिम कहता है, मगर वे लोग जो हमें गालियाँ देते हैं उनका क्या? तो उनका उत्तर देते हुए प्रियोदा कहता है कि वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, इनका मतलब है कि तुम भी अपशब्द बोलने लगो? जी नहीं, यह बहुत गलत बात है, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि तुम ऐसे गलत शब्द बोलोगे, गालियाँ बोलोगे तो तुम्हारा ही मुंह खराब होगा, लोगों के मन में तुम्हारा मान कम हो जाएगा। इस तरह से प्रियोदा बहुत ही अच्छा लड़का है, अपने मित्र को उनकी गलती पर उन्हें समझाता है कि नहीं, कई लोग गालियाँ बकते हैं, इनका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम भी ऐसे अपशब्द या तो गालियाँ बोले। उन लोगों का मुंह खराब होता है तो होने दो, हम क्यों अपना मुंह खराब करें, लोगों की नज़र में हम क्यों अपना मान गंवाएं। इस तरह से वे बहुत ही अच्छा लड़का है, अपने मित्र को उनकी गलती पर समझाता है और अपने सभी सदस्य यानी उनके टीम के सभी सदस्यों को इस बात को समझाता है। तब उनकी टीम का एक लड़का बताता है कि नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात यानी सूक्ष्म बात बहुत देरी से समझता है, मैं उन्हें समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना? बस बात खत्म। अब तुम ऐसे कभी भी खराब शब्द या तो अपशब्द नहीं बोलोगे। देखिए यह बच्चा कितना समझदार है, यदि चाहता तो उन दोनों यानी इब्राहिम और प्रियोदा को झगड़ा करवा सकता था, उनके बीच झगड़ा करवा सकता था, परंतु वे बहुत समझदार था। वे नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो, वे नहीं चाहता कि उस अर्दली नामक नौकर की या तो उनके सेठ की वजह से यह बहुत अच्छे मित्र अपने आपस में झगड़ पड़े, इसलिए वह इस बात को समझा लेता है और कहता है, सुलझा लेता है और वह कहता है कि कोई बात नहीं प्रियोदा, मैं उन्हें समझा देता हूँ, वे कभी इस तरह से कोई दूसरी बार नहीं कार्य करेगा, और वे इब्राहिम को भी समझा देता है। सऊआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। सऊआइन धर्मशाला है बीच राह में, वहां पर आकर वे सभी लोग अपने अपने घर की ओर लौटने लगते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुंचा दूँ। जब उस एक मित्र ने सब लोगों की बात को समझा दिया, फिर सभी लोग फिर मिलकर अपने घर की ओर लौटने लगे, हंसी मजाक मस्करी करते हुए। फिर सऊआइन धर्मशाला के पास आकर सभी लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं, अपने अपने घर की ओर लौटते हैं। परंतु कालू जानता था कि मोना रात को डरेगा, इसलिए वे कहता है, चल मैं तुझे तेरे घर पर पहुंचा देता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू डरता है, रास्ते में डरेगा। तब उनकी बात सुनकर प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। उन्होंने सुन लिया कि मोना तो रात के अंधेरे से डरता है, तो वे नहीं चाहता कि उनकी टीम का कोई भी सदस्य डरपोक बने, इसलिए वे कालू को कहता है कि तू घर जा, मैं मोना को उनके घर तक पहुंचा दूंगा। वे दोनों क्या करते हैं, उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। सभी मित्र अपने अपने घर की ओर लौट गए। मोना और प्रियोदा अपने घर की ओर जा रहे थे। बीच राह पर वे आगे बढ़ते हुए बातें करते करते जा रहे थे, तो रास्ते में प्रियोदा कभी कभी चुप हो जाते थे। एक सुनी जगह पर आकर दोनों रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान थे। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा कि जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह। पोस्टमार्टम हाउस यानी मुर्दों की जो चीरफाड़ होती है उन्हें पोस्टमार्टम हाउस कहा जाता है। तो एक घर की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा कि मोना, उस घर के बारे में जानते हो, वह पोस्टमार्टम हाउस था,
कभी कभी मुर्दों की वहाँ चीर-फाड़ होती थी। इसीलिए लोगों को डर है कि इस आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाचनियाँ किलकिलाती करते हुए रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचने लगती है अपने संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगे? यहाँ पर प्रियोदा जानता है कि मोना अंधेरे से और भूत प्रेत से डरता है, इसलिए वे सुनी जगह पर लाकर उसे खड़ा कर देता है और आसपास के सड़क के आसपास दोनों ओर जो पेड़ है उन्हें बताता है और कहता है कि उस सामने देखते हो कई सारे मैदान है और एक हाउस यानी घर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह पोस्टमार्टम हाउस था। वहाँ पर कई मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। इस वजह से इस आसपास के लोगों को डर है कि उस वृक्ष पर भूत प्रेत नाचते रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती रहती हैं। क्या इस बात को सुनकर डरने लगे? इस तरह से वे मोना को पूछ लेता है। तब मोना उन्हें कहता है, उनकी बात सुनता है और प्रियोदा उन्हें फिर पूछता है, अकेले यहाँ से फिर कभी जा सकते हो? तो मोना डरते हुए कहता है कि जी नहीं, मुझे डर लगता है। तब उनका डर दूर करने के लिए प्रियोदा उन्हें समझाता है। हंसते हुए बोला कि देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमियों को कभी नहीं तंग करता, यानी कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, जो 10 का काम करते हैं, यानी कई सारे कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि पूरे दिन में कई लोग कई तरह के कार्य करते हैं, कितने सारे काम करते हैं और इतना काम करने की वजह से उन्हें कई सारी भूख भी लगती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो ऐसा अच्छा कार्य करने वाले लोगों को भूत प्रेत कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। इस तरह से वे उन्हें समझाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, परंतु मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा था कि जो 10 का काम करने वाले लोग होते हैं वे तो खुद भूत होते हैं, उन्हें भूत प्रेत क्या नुकसान करेंगे, उन्हें क्या कर सकते हैं। 10 का काम करना यानी कई सारे काम करने वाले लोग खुद भूत की तरह होते हैं, जो इतना सारा काम कर लेते हैं, तो भूत प्रेत उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए वे उन्हें कहता है कि चलो तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं और हमेशा निडर होकर कार्य करते हैं, उन्हें भूत प्रेत कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। इस तरह से उन्हें निर्भयता का गुण सिखाते हुए वे कहता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और आगे कहता है कि चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना जुदा करो। तुम्हारा जो प्रिय गाना है गाते रहते हो उसको गाओ। तब उनका ताल मिलाते हुए मनमोहन भी गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखो जी। इस तरह से दोनों फिर गाना गाते हुए अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रियोदा कितना समझदार लड़का है। वह चाहता तो मोना को और भी डरा सकता था, परंतु वह समझदार था। वे अपने मित्र मोना को अपना मित्र मानता है, अपनी टीम का सदस्य मानता है। इसीलिए वे नहीं चाहता कि उनके टीम के कोई भी सदस्य डरपोक बने, परंतु वे चाहता है कि सभी उनके मित्र निडर होकर अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करें। इसलिए उसने मोना को न डराकर उन्हें निर्भयता का गुण सिखाया और निर्भयता होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का राह दिखाया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही अच्छा और सेवाभावी लड़का था और अपने मित्रों के साथ और अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ या तो अपने गुरुजनों के साथ वह किस तरह से आत्मीय व्यवहार करता था। इस तरह उनके इन्हीं गुणों की वजह से वे सभी मित्रों का और लोगों का प्रिय व्यक्ति बन गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने प्रियव्रत राय यानी जिन्हें सभी मित्र प्रियोदा कहकर पुकारते हैं उनका परिचय देखा। तो परीक्षा में हमें एक सविस्तर प्रश्न के रूप में प्रियोदा का परिचय भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, गद्य की समझुती के आधारित उनका उत्तर लिखेंगे और साथ साथ प्रियोदा के दल के जितने भी उनके मित्र हैं उनका परिचय भी हमने देखा, उन सब लोगों की विशेषताओं के बारे में जाना। तो इस तरह यहाँ पर हमने निर्भयता के गुण को समझा और सामाजिक मूल्यों क्या है, समाज की सेवा किस तरह से हम मिलकर कर सकते हैं, वह प्रियोदा की पूरी टीम के सभ्यों के आधारित भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह गद्य समाप्त होता है। आप क्या करेंगे, पूरी गद्य की समझुती के आधारित स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।